तो हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले करते हैं जी होम्योस्टेसिस के बारे में। तो होम्योस्टेसिस के बारे में सबसे पहले इसकी अगर हम डेफिनेशन के ऊपर बात करें तो डेफिनेशन होम्योस्टेसिस की क्या होती है। कहते हैं जी होम्योस्टेसिस में हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोटेक्शन होती है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट कि इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करना होता है, हमने प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये बेटा इसका एक डेफिनेशन है। इसमें वो आपको बता क्या रहा है, कहते हैं कि जी हमारे पास जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको हमने प्रोटेक्ट करना है, जबकि हार्म्स हैं, हार्म्स का मतलब है जो नुकसानदेह तब्दीली आ रही है, फ्लक्चुएशंस आ रही हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं उससे हमने अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करना होता है, हर हाल में प्रोटेक्ट करना होता है। इसको हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। हम बेटा इसकी एग्ज़ाम्पल में देखेंगे ताकि आपको ना इसके बारे में आइडिया क्लियर हो जाए। आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें भी पढ़ा हुआ है कि हमारी ह्यूमन जो बॉडी है, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो आप टेम्परेचर रेंज करते हो वो आपने पढ़ा हुआ है। हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर वो बेटा हमारी बॉडी का कितना होता है जी, 37 डिग्री। ये इंटरनल इन्वायरमेंट है। अब आपको पता है कि जब हमारे पास समर है, जिस तरह के आजकल समर चल रहा है, यहाँ पे जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट उसकी वैल्यू है वो 50 डिग्री तक भी है। और जब विंटर होता है तो विंटर के अंदर जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री तक भी जाता है। अब बाहर का जो टेम्परेचर है वो देखें 37 हमारी बॉडी का है। अब बाहर जो है वो 50 डिग्री तक भी जा रहा है और बाहर जो है 10 डिग्री तक भी जा रहा है। एक्सटर्नल टेम्परेचर के अंदर इतना ज़्यादा चेंज आ रहा है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर स्टिल यहीं पे है। दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस, कि मेंटेनेंस करना, प्रोटेक्शन करना इंटरनल इन्वायरमेंट की फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दिस इज़ कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस। अब बेटा ये होम्योस्टेसिस है ना, होपफुली आपको ये इसका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। कहते हैं कि हमारे पास होम्योस्टेसिस की नीड क्यों होती है। ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको होम्योस्टेसिस की ज़रूरत क्यों है। तो कहते हैं जी इसकी नीड इसलिए है क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है बेटे, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हर वक्त कंटिन्यूसली बेटा ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, हमारे पास चेंज कर रहा है। क्योंकि कंटिन्यूसली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे पास चेंज कर रहा होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन का मीनिंग क्या है कि जब ऑर्गेनिज़म है सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रहे थे, तो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ड्यूरिंग द एवोल्यूशन एक इंटरनल स्टेट सेट कर दी, और इसी को बेटा हम किसका नाम देते हैं, इसी को बेटा हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले इसका बताया कि हमारे पास डेफिनेशन क्या था, दूसरा बेटा हमारे पास इसका नीड क्यों होता है, और तीसरा हमने बेटा इसके अंदर बात किया है कि हमारे पास ये एवोल्यूशन के दौरान हासिल हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ दिस इज़ एवोल्यूशनरी प्रोसेस। एवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है और ड्यूरिंग द एवोल्यूशन है ये ऑर्गेनिजम्स हैं ये गेन कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर मैकेनिज़्म कौन कौन से हैं जो कि होम्योस्टेसिस के अंदर आते हैं। तो बेटा अगर हम इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो बेटा बेतहाशा इसके मैकेनिज़्म है जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं।
लेकिन बेटा अगर हम सिंपल सी बात करें जो आपकी बुक ने डिस्कस किए हुए हैं, तो बेटा 3 तरह के इसमें डिस्कस किए गए हुए हैं। एक इसमें है बेटा हमारे पास थर्मो रेगुलेशन, नंबर 1 पे है थर्मो रेगुलेशन, नंबर 2 पे है इसमें ओस्मो रेगुलेशन, नंबर 3 पे है इसमें एक्सक्रीशन। थर्मो रेगुलेशन है जो कि हमारी बुक में डिस्कस है, ओस्मो रेगुलेशन है और एक्सक्रीशन है। एक्चुअली हमारा पूरा चैप्टर भी इन्हीं तीनों टॉपिक के ऊपर है, वरना बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो गैसेस हैं रेस्पिरेटरी, उनका बॉडी से बाहर ही मूव होना, ये भी तो हमारे पास होम्योस्टेसिस है। हर वो चीज़ जो एक्सेस के अंदर है हमारी बॉडी में और हमें उसकी नीड नहीं है, बॉडी जब उसको रिमूव कर रही है तो बेटा वो होम्योस्टेसिस में आएगा। हम यहाँ पे 3 बड़े प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। थर्मो रेगुलेशन है, जैसे कि ऊपर भी डिस्कस किया कि इसमें हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, कि बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है इसको बेटा हमने हर हाल में क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है। बाहर जितनी मर्जी फ्लक्चुएशंस आए, लेकिन हमने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं होने देता। इसी तरह बेटा हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर हैं और सॉल्ट्स हैं, जिनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सोल्यूट्स, इन वाटर, सॉल्ट्स और सोल्यूट्स के लेवल को बैलेंस करना, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। सिमिलरली हमारे पास बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, अब सवाल ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो बेटा उसका आंसर ये है, हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर है प्लस में हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी है, ये बेटा लीवर और किडनी ये हमारी बॉडी के अंदर बेटा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, स्पेशली तौर पे मेटाबॉलिक वेस्ट। और बेटा मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, लेकिन जो हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस होता है वो नाइट्रोजन वेस्ट होता है। अब बेटा ये नाइट्रोजन वेस्ट है, ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। इसमें हमारे पास अमोनिया भी है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, इसमें हमारे पास यूरिया भी है जो प्रोड्यूस होता है, इसके साथ साथ इसमें यूरिक एसिड भी है, और इसके अलावा बाकी और भी मटेरियल हैं, इवन कि कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी वेस्ट है, वाटर एक्स्ट्रा है वो भी वेस्ट है। इन तमाम का बॉडी से बाहर रिमूव होना, दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। तो ओवरऑल बेटा हमारा जो पूरा चैप्टर होगा वो इन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द है, वो बेटा घूम रहा है हमारा। तो मैं दोबारा से बताता चलूँ, होम्योस्टेसिस था क्या। होम्योस्टेसिस का मतलब था कि बॉडी के अंदर इंटरनल स्टेट्स को महफूज करना, नैरो रेंज के अंदर रखना, चाहे इन्वायरमेंट के अंदर जितना मर्जी फ्लक्चुएशंस आए, इंटरनल इन्वायरमेंट को हमने प्रोटेक्ट करना होता है। अच्छा बेटा मैंने कहीं पे भी ना यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल नहीं किया कि हमारे पास होम्योस्टेसिस का मतलब है फिक्स इन्वायरमेंट। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है कि अगर आपको आए क्या होम्योस्टेसिस का मतलब है फिक्स इंटरनल इन्वायरमेंट, तो आंसर होगा नो, क्योंकि होम्योस्टेसिस का मतलब है नैरो रेंज होता है। जैसे कि नैरो रेंज का मीनिंग क्या है वो मैं आपको दोबारा से क्लियर करता चलूँ। बेटे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 36 भी हो सकता है, 37 तो ऑप्टिमम है, इसके साथ साथ 38 भी होता है। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की रेंज है जो कि नैरो है, ये इंटरनल इन्वायरमेंट है। लेकिन जो इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो 50 डिग्री भी है, वो 0 डिग्री भी है। तो ये 50 डिग्री और 0 डिग्री ये एक्सट्रीम चेंजेस हैं, जबकि हमारी बॉडी के जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो नैरो चेंजेस शो कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ होम्योस्टेसिस डज नॉट मीन फिक्स इंटरनल इन्वायरमेंटल स्टेट। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि ये फिक्स इंटरनल इन्वायरमेंटल स्टेट है, बल्कि इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनिज़म्स के अंदर बेटा नैरो रेंज के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। होपफुली ये वाला कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी आपका थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि होम्योस्टेसिस है वो किस किस लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करती है। तो होम्योस्टेसिस है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने लगे लेवल्स, किन किन लेवल्स के ऊपर बेटा ये होम्योस्टेसिस है ये एग्जिस्ट कर रही होती है। तो बेटा हमारे पास जो होम्योस्टेसिस है, नंबर 1 ये
सेलुलर लेवल पे भी होती है, सेलुलर लेवल पे भी एग्जिस्ट करती है। नंबर 2, ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल के ऊपर भी होती है। ऑर्गेनिज्म लेवल के ऊपर भी होम्योस्टेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, इसके साथ साथ ये सेलुलर लेवल के ऊपर भी और जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है वो हो रहा होता है। अब बेटा सेलुलर लेवल के ऊपर की अगर बात करें तो ये देखें आपकी बुक में ना एक डायग्राम भी है। ये बेटा हमारे पास एक सेल है, उसके बाद ये दूसरा सेल है। कहते हैं कि सेल्स के अंदर चेंजेस आ रही हैं, लेकिन ये देखें वो कहते हैं लिटिल चेंजेस आ रही हैं, ये स्मॉल सा चेंज है। सिमिलरली इस सेल के अंदर स्मॉल सा चेंज है, लेकिन वो कहता है अगर हम इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें तो ये देखें इसका ये वाइड सा चेंज है। तो हमारे पास जो सेलुलर लेवल है, सेलुलर लेवल के ऊपर जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर बेटा नैरो चेंज आता है, जबकि बेटा उसका जो इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट के अंदर वाइड चेंज आता है। सेल के अंदर हमारे पास नैरो चेंज आएगा, जबकि उसका इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट के अंदर बेटा उसका वाइड चेंज है, काफ़ी ज़्यादा चेंज है वो आ रहा होता है। अगर हम ऑर्गेनिज़म्स की बात करें तो हम ऑर्गेनिज़म्स की लेवल की जब बात करते हैं तो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो अपने आप को एडॉप्ट करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आते हैं अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। मतलब क्या है, इस टाइम समर चल रहा है, आपने लाहौर में हैं या शेखपुरा के अंदर हैं, तो वहाँ पे बेटे आप क्या काम कर रहे हो, वहाँ पे हमारी बॉडी का आपको पता है टेम्परेचर 37 रखने के लिए हमें स्वेटिंग हो रही है आजकल। लेकिन आज कल आप स्किप करके नॉर्दर्न एरिया की तरफ मूव कर जाते हो, तो फिर नॉर्दर्न एरिया के अंदर तो ये टेम्परेचर ही नहीं है, तो आपने एक नए इन्वायरमेंट में गए, आपने उसकी अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट किया। हो सकता है रात को आपको शिवरिंग हो, सर्दी लगे, ठीक है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस भी उसी लिहाज से चेंज हो जाएंगे। तो ये बेटे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सेलुलर लेवल के ऊपर तो चेंजेस नैरो होती हैं, लेकिन ऑर्गेनिज़म लेवल के ऊपर चेंजिंग कैसी आनी है ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज़म का लेवल कैसा होता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब बेटा आगे बात करते हैं, कुछ ना कुछ तो है ना जो इस तमाम प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास ये ख़ुद ब खुद है होम्योस्टेसिस का प्रोसेस हो रहा हो। तो बेटा कंट्रोल करने के लिए वो बात कर रहे हैं कि इनके अंदर अल्लाह ताला ने लगाए हुए हैं कंट्रोल सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल सिस्टम है जो कि बेटा ये तमाम होम्योस्टेसिस है, इसके बैलेंस को मेंटेन करने का किरदार है वो बेटा अदा कर रहा होता है। हम अगर इसकी बात करें तो बेटे वो कहता है कि कंट्रोल सिस्टम जो है ना, इसके बेसिकली 3 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए से 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसके ज़रिए से होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जा रहा होता है। एक होता है बेटा हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स, दूसरे होते हैं बेटा हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल सेंटर, और तीसरे हमारी बॉडी के अंदर होते हैं इफेक्टर्स। तो कहते हैं ये जो सारा काम हो रहा है, ये सारा काम हमारे पास किसके ज़रिए से हो रहा है जी, कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए से हो रहा है जी। अब बेटा अगली बात वो ये कह रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो कंट्रोल सिस्टम है, दिस इज़ जस्ट लाइक, ये जस्ट लाइक फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम होता है। दिस इज़ जस्ट लाइक फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम, कि हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है ये बिल्कुल फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम की तरह होता है। क्या मतलब हुआ, जिस तरह बेटा हम बात कर रहे हैं कि लेट्स सपोज दैट हम बेटा सपोज करते हैं कि हम माइक्रोबायो के अंदर काम कर रहे हैं, माइक्रोबायो लैब। अब माइक्रोबायोलॉजिकल लैब के अंदर काम कर रहे हैं। अब आपको पता है माइक्रोबायोलॉजिकल जो लैब है ना, उसके अंदर हमारे पास एक फ़िक्स टेम्परेचर का करवाना होता है, क्योंकि माइक्रोब्स हैं, उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाने होते हैं, तो उनको एक फ़िक्स टेम्परेचर देना होता है। लेट्स सपोज दैट आपने वो जो फ़िक्स टेम्परेचर है ना वो 20 डिग्री सेट किया हुआ है। अब क्या है जी, आप चाहते हो कि ये 20 डिग्री ही रहे, इसके लिए आपने इसके अंदर क्या लगाए हुए हैं, सेंसर्स लगाए हुए हैं। अब सेंसर्स किसकी फॉर्म में है, थर्मोमीटर की फॉर्म में।
आपने थर्मोमीटर लगाए हुए हैं, इसके साथ साथ आपने इसका कंट्रोल रखा हुआ है। अब कंट्रोल की शक्ल में आपने क्या इसमें रखे हुए हैं, कूलिंग यूनिट्स रखे हुए हैं जो एसी हैं, जो कूलिंग यूनिट्स हैं, और हीटिंग यूनिट्स रखे हुए हैं। लेट्स सपोज दैट आपने इसके अंदर हीटर्स इंस्टॉल किए हुए हैं। और फिर बेटा तीसरा हमारे पास रिस्पॉन्स है। तीसरा हमारा रिस्पॉन्स है। लेट्स सपोज डैट क्या हुआ जी, बारिश बहुत ज़्यादा होती रही, बारिश होते सारी रात सारा दिन बारिश होती रही, तो बाहर का इन्वायरमेंट क्योंकि बेटा अब वो कम होते होते 15 डिग्री पे चला गया। तो जब बाहर का इन्वायरमेंट 15 डिग्री पे गया है तो लैब का भी तो 15 डिग्री पे जाएगा। अब जब जैसे ही लैब का टेम्परेचर 15 डिग्री पे जाएगा तो इसको डिटेक्ट कौन करेगा, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर इसको डिटेक्ट करने के बाद मैसेज किसको भेज देगा, कंट्रोल को, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ है, होना 20 चाहिए था, हो 15 गया है। तो यहाँ पे बेटा वो हीटिंग यूनिट्स हैं, हीटर्स हैं, उनको स्विच ऑन कर दिया जाएगा और तब तक बेटा ये हीटर्स ऑन रहेंगे जब तक आपकी लैब का टेम्परेचर दोबारा 20 डिग्री नहीं हो जाता। ये उसका क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्स कहलाएगा। सिमिलरली अगर टेम्परेचर भर के 30 डिग्री हो गया तब हमारे पास अगेन डिटेक्टर कौन है, सेंसर कौन है, थर्मोमीटर। वो मैसेज को डिटेक्ट करके कंट्रोल तक भेजेगा। अब ये जो कंट्रोल है वो कूलिंग यूनिट्स हैं एसी, वो ऑन हो जाएंगे जब तक टेम्परेचर ड्रॉप होते हुए दोबारा 20 डिग्री तक नहीं आ जाता। ये इसका रिस्पॉन्स होगा। इस तरीके से फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है। हमारी बॉडी के अंदर भी बेटा वो कह रहे हैं कि बिल्कुल वैसा ही होता है। लेट्स सपोज दैट हमारी बॉडी का टेम्परेचर है जो 37 डिग्री रखना है। अब उसके लिए हमारी बॉडी में क्या है, रिसेप्टर, और हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर हैं, जो थर्मो रिसेप्टर हैं, वो स्किन है। मतलब जो चेंज होना है ना टेम्परेचर के अंदर, चेंज इन टेम्परेचर, कि बाहर गर्मी आ रही है, बाहर सर्दी आ रही है, इसको डिटेक्ट कौन कर रहा होता है, इसको बेटा डिटेक्ट करने वाला होता है हमारे पास हमारा रिसेप्टर्स। और बेटा रिसेप्टर्स इस केस में हमारे पास क्या है, स्किन है। अब स्किन ने बेटा चेंज, लेट्स सपोज दैट स्किन ने डिटेक्ट किया बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री हो गया, इसने अपना मैसेज है वो किसको भेजा, कंट्रोल सेंटर को। बेटे कंट्रोल सेंटर हमारी बॉडी में होता है हाइपोथैलेमस। बेटे ये थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का मतलब है जिसने हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करना होता है। हाइपोथैलेमस है, इसके पास दो तरह के मैकेनिज़्म हैं। जिस तरह इसके पास थे, इसके पास कूलिंग सिस्टम है और हीटिंग सिस्टम है। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, हाइपोथैलेमस मैसेज भेज देगा इफेक्टर्स को, और हमारी बॉडी के अंदर इफेक्टर्स क्या हैं, मसल्स हैं, प्लस में हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स हैं। ये मसल्स और ग्लैंड क्या करवाएंगे हमें, स्वेटिंग। हमें स्वेटिंग की वजह से क्या क्रिएट होगा, कूलिंग इफ़ेक्ट, और इस कूलिंग इफ़ेक्ट की वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो जो चेंज हो रहा था वो दोबारा बेटा रिवर्स होते हुए अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाएगा। तो बिल्कुल बेटा फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम की तरह है। हमारे पास रिसेप्टर्स हैं, इनके पास सेंसर है, हमारे पास भी कंट्रोल सेंटर है, इनके पास भी सेंटर्स हैं कंट्रोल के, हमारे पास भी फैक्टर्स हैं, इनके पास भी रिस्पॉन्स होता है। तो कहते हैं कि दिस इज़ जस्ट लाइक द फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ना। कंट्रोल सिस्टम है और इसके पार्ट्स हैं और इसके फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट मेरे बेटे अगर हम बात करें, कहते हैं ये सारे का सारा जो रिस्पॉन्स होता है ये कैसा होता है, तो कहते हैं ये सारे का सारा जो रिस्पॉन्स है ना ये फीडबैक के ज़रिए से होता है। अब सारा रिस्पॉन्स फीडबैक के ज़रिए से होता है। फीडबैक की एक्चुअली दो टाइप हैं, एक पॉजिटिव होता है और ये एक नेगेटिव होता है। ये जो फीडबैक है ये नेगेटिव फीडबैक होता है, और ये नेगेटिव फीडबैक में एक्चुअली होता क्या है और फीडबैक क्या होता है ये बेटा इंशाल्लाह ताला हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली बेटा आपने यहाँ तक जो भी हमने करवाया है आपको बेटा इसमें समझ आया होगा। अब